चलिए तो कैसे हैं आप सभी। एक आध दिन के विलंब के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था, बट फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं समृद्धि आईएएस पटना में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेट, कि राज्यों के प्रकार क्या होते हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट है, फैक्ट्स कम है, कंसेप्ट है जो कि आपको रिटेन में बहुत ही हेल्प देगा। और इसके साथ ही प्री में भी यहाँ से जो कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं पॉलिटी के सेगमेंट में या इवन हिस्ट्री के सेगमेंट में भी, तो वहां पे आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी हो रहेगा और वहां आप आसानी से प्रश्न को जो है सो सॉल्व कर पाइएगा। इस वीडियो को पूरा पेशेंस से देखिएगा, जिसमें आपको राज्यों के बारे में सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि बिहार एक राज्य नहीं है बल्कि कुछ और ही है, और क्या है वो मैं बताऊंगा। और बिहार ही नहीं, बाकी के जो ये 28 राज्य जो आप लोग पढ़ते हैं सुनते आ रही है, कोई राज्य नहीं है। तो एक सिविल एस्पिरेंट हैं आप और आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि राज्य होता क्या है, तो राज्य किसे और किस प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नोटबुक रेडी रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात को लिखिएगा, और चीजें अच्छी लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे कंसेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं वो मेरा बराबर आपके साथ लेकर के आऊंगा, जो कि आईएएस पीसीएस प्री मेंस और इंटरव्यू तक आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। चलिए, तो राज्यों का प्रकार। तो इससे पहले कि मैं राज्यों के प्रकार पे आपको जाऊं, पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्य होता क्या है, व्हाट इज स्टेट। ठीक है, राज्य क्या है, मैं पहले आपको यही सॉल्व कर देता हूं ये प्रॉब्लम। तो अगर आपसे बचपन से आप एक बात सुनते समझते आ रहे होंगे कि बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, और मैं आपसे कहता हूं मित्रों कि विद्यार्थियों की आज अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि ये कोई राज्य नहीं है। ना ही बिहार एक राज्य है, ना ही उत्तर प्रदेश एक राज्य है। यानी वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य जिनको आप कहते हैं और सुनते हैं, ये राज्य है ही नहीं। अब ये राज्य क्यों नहीं है तो और कैसे नहीं है, क्योंकि बचपन से तो आप यही सुनते आ रहे हैं कि सब राज्य हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना, और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, पंजाब राज्य की राजधानी हरियाणा, ये सारे आप सुनते समझते आ रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो राज्य होते ही नहीं है। तो ये होते क्या है, तो ये एक्चुअल में होते हैं प्रांत। ये स्टेट नहीं होते, ये क्या है, प्रांत है, प्रोविंस है। तो अब जब ये कंसेप्ट में आपका बदल रहा हूं तो आपको एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इतना बचपन से सुनते आ रही है गलत फैक्ट्स कैसे मैंने याद कर लिया, और इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू तक में सवाल पूछे जाते हैं कि राज्य और प्रांत में क्या अंतर है। तो ये मैं आपको बता दूं पहली बात कि राज्य जो है वो भारत है। राज्य कौन है, भारत है, भारत ही राज्य है। इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 जो कहता है वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो राज्य कौन है जी, राज्य भारत है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य कौन है, तो राज्य भारत है, ठीक है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है। तो ये सब क्या है, ये सब राज्य नहीं, ये सब प्रांत है। तो होता क्या है, तो आपको मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात एक बताना चाहता हूं कि कोई राज्य कैसे होगा, ये समझिए, ठीक है। राज्य किसको कहेंगे, ठीक है, स्टेट जो है वो हम किसको कहेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि राज्य कहलाने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है, 4 चीजें। तो 4 चीजें जिसके अंदर होंगी, 4 विशेषताएं जिसके पास होंगी वही राज्य होगा। तो आप पूछिए सर तो फिर चारों विशेषताएं कौन सी है, और इनमें से कोई ऐसी विशेषता होगी जो कि बिहार के पास नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार राज्य नहीं है, ठीक है, या यूपी राज्य नहीं है, या 28 राज्य जो आप पढ़ते सुनते रहे वो राज्य है ही नहीं। राज्य तो एक ही है, वो है भारत, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि राज्य बनने के लिए 4 शर्तें हैं, ठीक है। राज्य बनने के लिए क्या है जी, 4 शर्तें हैं, ठीक है। तो किसको कहेंगे राज्य, तो पहला, एक जो राज्य है ना उसके पास एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार, ठीक है। दूसरी जो बात है वो क्या होनी चाहिए, तो दूसरी जो बात होनी चाहिए वो होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि
ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरी जो चीज होनी चाहिए भौगोलिक क्षेत्र के अलावे वो है जनसंख्या, ठीक है। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। तीन चीजें, गवर्नमेंट, ठीक है, और ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल रीजन, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। और एक जो चौथा चीज है वो चौथा होना चाहिए संप्रभुता। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। यानी जल्दी से याद कर लीजिए, राज्य होने के लिए चार चीजें होनी चाहिए जी। क्या क्या? तो सरकार होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार चीज जिसके पास होगा वही राज्य होगा, जिसके पास नहीं होगा वो राज्य नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। सरकार होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और साथ ही संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार चीज जिसके पास होगा वो राज्य होगा। तो अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि बिहार तो राज्य है ही नहीं, तो अब इसमें से कौन सी चीजें की राज्य नहीं? आपको तो दिख रहा हो कि सब चीज तो है बिहार के पास। अब सरकार, तो सरकार तो है ही ना बिहार के पास। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं, नहीं राज्यपाल फागू चौहान है। तो एक तो सरकार हमारे यहाँ है ना, तो सरकार तो है। तो राज्य की पहली परिभाषा में पहला पॉइंट जो है उस कसौटी पर बिहार खड़ा उतरा, तो राज्य सरकार तो है। क्लियर है? दूसरी बात, भौगोलिक क्षेत्र, अरे भैया ये भी है ना। अब इसका मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, आप लोग एकदम समझ जाइएगा। शराबबंदी से, क्योंकि शराबबंदी पूरे बिहार का हॉट टॉपिक है और आजकल तो सरकार कह रही है कि हम ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से शराबियों को पकड़ेंगे। देखिए उनका भी भाग्य चमकने वाला है। नहीं, बिहार में शराबियों का हेलीकॉप्टर से पकड़ाएंगे, उसमें बैठा कर उनको लेकर के ले आया जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र, अब देखिए, तो बिहार में शराब बंद है जी, बिहार में शराब बंद है। तो बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि बिहार का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड है, जो कि दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के नॉर्थ में ऊपर में जो वो नेपाल है। तो नेपाल तो चलिए एक देश ही हो गया, वो अलग देश है, लेकिन बाकी के जो 3 स्टेट्स हैं हमारे राज्य में, उनके यहाँ क्या मिलता है जी? शराब मिलता है, दारू मिलता है। हम लोग यहाँ का पीने वाला शौकिया सब चले जाता है, जाके बॉर्डर पर पी के आ जाता है, नहीं है जाके उधर पी लेता है। तो क्यों? क्योंकि बिहार में बंद है। यानी कि बिहार के ज्योग्राफिकल रीजन में, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई शराब बेचता हुआ पकड़ा गया या कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस उसका उपाय कर देगी, ठीक है ना, उसका गंभीर उपाय करेगी। तो इसका मतलब कि बिहार का कुछ एरिया है ना जी, और बिहार के उसी एरिया में क्या है? शराब बंदी है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र भी क्या है? बिहार के पास है। तो दूसरा भी है। अब आप ये है कि भाई, तो लगता है बचपन से सुनते आ रहे बात सच्चे होने वाला है, ठीक है। तीसरा चीज जनसंख्या। अरे भैया मैं पटना में रह रहा हूं, आप अपने घर में रह रहे होंगे, मतलब अगर जो भी लोग बिहार के होंगे या बाकी अन्य अदर स्टेट्स के भी जो भी आप लोग देखेंगे तो समझिएगा कि आप जिस भी स्टेट में है उस, मैं ये वीडियो चूंकि बिहार में बना रहा हूं, मैं बिहार से हूं, तो इस वजह से मैं बिहार का एग्जांपल ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश का भी ले सकते हैं, बाकी स्टेट्स का भी ले सकते हैं कि बाकी क्या बाकी कानून जो है सो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो जनसंख्या, बिहार में बहुत सारे लोग हैं या बाकी स्टेट्स में भी लोग रहते ही हैं, तो जनसंख्या भी है। यानी बिहार के में भी जनसंख्या है, यूपी में भी या अन्य राज्यों में भी क्या है? जनसंख्या है। तो ये तीनों चीज तो है, सरकार भी है, भौगोलिक क्षेत्र भी, जनसंख्या भी होती है, तो राज्य उनको होना चाहिए। लेकिन एक जो बात है ना, ये वाली बात, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कौन सी बात आ गई, ये कौन सी बीमारी है जो हमारे में नहीं हुई है, बिहार के पास नहीं है, बाकी स्टेट्स के पास नहीं है। तो यह संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, इंग्लिश में बोलते हैं सोवरनिटी। यही जो चीज है ना संप्रभुता, ये बिहार के पास नहीं है। और बिहारी के पास नहीं, ये बाकी के तमाम जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से किसी भी राज्य के पास ये संप्रभुता वाली जो चीज है वो नहीं है। और इसी के नहीं होने के वजह से बिहार एक राज्य नहीं है, और साथ ही जो ऐसो सारे जो 28 राज्य हैं वो राज्य नहीं है, ये राज्य भारत है। क्योंकि भारत के पास सरकार भी है, वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, भौगोलिक क्षेत्र हमारा एक एरिया है पूरे भारत का, ठीक है। जनसंख्या, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो जनसंख्या है। और संप्रभुता, तो भारत के पास संप्रभुता भी है। तो अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई ये संप्रभुता होता क्या है? ये कौन सी ऐसी चीज है संप्रभुता जो कि भारत सरकार के पास तो है लेकिन बिहार सरकार या बाकी के 28 जो राज्य हैं या जो यूटीज हैं उनके पास नहीं है? तो ये उम्मीद करता हूं कि ये तो आप लोग चारों लिख लिए होंगे
तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो है वो संप्रभुता क्या होता है। ठीक है, तो संप्रभुता समझ लीजिए कि संप्रभुता होता क्या है भाई। तो संप्रभुता को सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल सा परिभाषा में बता रहा हूं संप्रभुता का, पूरे जीवन भर काम देने वाला है। क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक, ये देखिए यहां पर एक चीज है, इसको ऐसे लिखिएगा, आंतरिक सर्वोच्चता। क्या होगा, आंतरिक सर्वोच्चता, और दूसरी चीज बाह्य स्वतंत्रता। ठीक है, आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता, क्लियर है, यानी इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी। ठीक है, आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता, यही होता है संप्रभुता। इसका मतलब क्या है, तो आंतरिक सर्वोच्चता का मतलब यह है कि इंटरनली हम सबसे ऊपर है, ठीक है, और एक्सटर्नली हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बिहार के पास है जी, नहीं है। थोड़ा सा अगर मैप पर देखिएगा, मैं एक शॉर्ट मैप बनाता हूं बिहार का। ठीक है, तो शॉर्ट मैप में आप बिहार को देखिएगा तो बिहार थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अब इस तरह से बिहार जो आपको दिखेगा, तो स्थिति ऐसी है कि बिहार में कि अब ये मान लीजिए बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो इंटरनल पार्ट सब है, इसके अंदर तो बिहार सरकार स्वतंत्र है, किसमें क्या करेगी। जैसे कि आप ये देखिए कि क्या होता है, तो यहां पर आप ये देखते हैं कि बिहार में, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि शराबबंदी है। ठीक है, तो ये बिहार के सीमा के अंदर बंद है ना जी। ये देखिए, ये ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। बिहार की चौहद्दी आप जानते होंगे, तो नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अब स्थिति ऐसी है कि यहां भी शराब मिलता है, यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है। ये तो खैर अलग देश ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि बिहार सरकार के पास जो भी शक्ति है ना, वो सिर्फ बिहार के अंदर है। ठीक है, तो यहां देखिए आंतरिक सर्वोच्चता, तो आंतरिक सर्वोच्चता तो बिहार सरकार के पास है, ये ठीक बात है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा, बाह्य स्वतंत्रता नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये नीतीश जी थोड़ी डिसाइड करेंगे। चुनाव हो गया, अब योगी बाबा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो नीतीश जी नहीं डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड में नीतीश जी नहीं डिसाइड करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी डिसाइड करने वाली है कि क्या होगा नहीं होगा। यानी कि बिहार के पास, और उसी प्रकार से जितने ही 28 राज्य, वो अपने इंटरनल डिसीजन तो ले सकते हैं, आंतरिक निर्णय, लेकिन बाहर का निर्णय वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके पास संप्रभुता नहीं है। और यही सुनिए, सोचिए, मैं कह रहा हूं कि भारत के पास संप्रभुता है, क्योंकि भारत एक राज्य है। तो अब देखिए, भारत सरकार जो है, तो भारत सरकार कानून कहां बनाती है जी, संसद में बनाती है। तो संसद जब कोई कानून बनाती है तो पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत में, जितना भारत का क्षेत्र है, यानी कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, जो भी है, एमपी मध्य प्रदेश है, तो कहने का तो जो 28 राज्य हैं उन सभी जगह और यूटीज में भी वो लागू होता है। और साथ ही भारत के बाहर भी, भारत को कौन क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, ये भारत सरकार ही डिसाइड करती है। इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो भारत इसमें क्या करेगा, ये पूरा वर्ल्ड भारत से ताक रहा है कि भारत क्या करने वाला है, और भारत अपना कोई स्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहा है। भारत कह रहा है कि भाई हम दोनों के, मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, हम निष्पक्ष हैं, और हम बस इतना कहते हैं कि भाई आप लोग जो है सो क्या करिए, बातचीत से मामले को सुलझा लीजिए। ये भारत का पक्ष है इसमें। तो अब भारत से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि भारत जो है ना मेरा बात सुने और मेरे हिसाब से करे। क्यों, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत के बाहर भी भारत स्वतंत्र है और भारत के अंदर भी भारत सबसे ऊपर है। तो इस थियरी के हिसाब से संप्रभुता जो है वो भारत के पास है। इसलिए भारत के संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया और भारत, दो नाम है संविधान में, इंडिया और भारत।
ठीक है। इंडिया और भारत यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो भारत और इंडिया जो है सो राज्यों के संघ होंगे, ठीक है। तो राज्यों का संघ होंगे, तो राज्य कौन है? भारत है। क्यों? क्योंकि भारत के पास संप्रभुता है और बाकी जो ये 28 राज्य हैं इनके पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए ये जो है सो राज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य होने के लिए 4 शर्तें होनी चाहिए। सरकार होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। तो ही कोई राज्य हो सकता है। तो भारत के पास ये चारों स्थिति है, इसलिए भारत एक राज्य है। लेकिन बिहार या बिहार सहित भारत के वर्तमान के 28 राज्य, इसमें से किसी के पास जो है वो संप्रभुता नहीं है, इसीलिए वो राज्य नहीं है। तुमको क्या कहेंगे? बिहार को क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। तो ये 28 क्या है? प्रांत है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब के सब प्रोविंस है, क्योंकि इनके पास संप्रभुता नहीं है। और संप्रभुता क्या होता है? आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और इसके आगे चीजों पर हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए, तो राज्य क्या है ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब आते हैं राज्यों के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो सामान्य तौर पर जब आप राज्यों की बात करिएगा तो राज्य 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है औपनिवेशिक राज्य, जो बोलते हैं कॉलोनिकल स्टेट्स, उपनिवेश। एक होता है संरक्षित राज्य, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। और एक होता है डोमिनियन, ठीक है, जिसको अधिराज्य भी बोलते हैं हिंदी में। और एक होता है संप्रभु राज्य, सोवर्निटी या सोवर्जिनिटी, ठीक है। तो ये संप्रभु राज्य क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत कैसा राज्य, या फिर आप जब समझ जाइएगा ना तो आप खुद ही बता दीजिएगा कि भारत कौन सा राज्य है। तो उपनिवेशिक राज्य, ठीक है, औपनिवेशिक राज्य, इसमें क्या होता है? अब देखिए, एक तो सीधे तौर पे आपसे एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम्स में कि क्या भारत कभी औपनिवेशिक राज्य रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों मित्रों ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं कोई पूछता है कि क्या भारत औपनिवेशिक राज्य रहा है, तो बोलिएगा कि हाँ, भारत एक औपनिवेशिक राज्य रहा है, ठीक है। अब कोई पूछ सकता है आपसे कि औपनिवेशिक राज्य भारत कब से कब तक रहा, ठीक है, कब से कब तक भारत औपनिवेशिक राज्य रहा? तो मैं आपको बताऊं कि भारत जो औपनिवेशिक राज्य रहा वो 1757 से 1947 तक, यानी कि टिल इंडिपेंडेंट आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद से लेकर के टिल इंडिपेंडेंट 1947 तक। तो 1757 से 1947 तक भारत क्या रहा? अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है। अंग्रेज ही भारत के मालिक थे। तो जब कोई आपका मालिक बन जाता है, आपके भाग्य का निर्माण वही करने लगता है, आपकी नियति का निर्धारण वही करने लग जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं खुद के लिए, तो वैसी स्थिति में कहा जाता है कि आप बन गए उपनिवेश, आप बन गए कॉलोनी। और उपनिवेश इसलिए सामान्य तौर पर यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले वो आपके व्यापार को कब्जा करते हैं, आपके ट्रेड एंड कॉमर्स को कब्जा कर लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को कब्जा में कर लिया। और किसी को भी अपना गुलाम बनाना है तो उसका अर्थव्यवस्था खराब कर दीजिए। देखिए, कल कर्जा मांगने आपसे आ जाएगा, और जब कर्जा मांगने आ जाएगा आप कर्जा दे दीजिएगा, और कर्जा इतना दे दीजिए कि लौटा ही नहीं पाए, तो आपका गुलाम नहीं हो जाएगा जी, पैसा तो लौटा नहीं पाएगा, तो गुलाम हो गया आपका, तो कॉलोनी हो गया। तो उन्होंने क्या किया? हमें अपना कॉलोनी बनाया 1757 से 1947 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक हम लोग जो थे वो क्या थे? कॉलोनी थे। हम लोग क्या थे जी? ब्रिटेन के कॉलोनी थे, ठीक है, ब्रिटेन के कॉलोनी थे। ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना के रखा था और इस फेज में हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता था, सारे अधिकार अंग्रेजों के पास होते थे। तो कॉलोनिकल स्टेट जो होगा वो कैसा होगा जी? वो किसी का गुलाम होगा, ठीक है, किसी का गुलाम होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है S1 और S2। इससे समझिएगा कि हम यहां पे स्टेट 1 को मान लेते हैं कि ये ब्रिटेन है, ठीक है, जो कि या कोई भी देश जो किसी को गुलाम बना रहा है, ठीक है, तो वो S1 है, ठीक है। और S2 कौन है? तो जो कि गुलाम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, S1 जो मालिक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं यहां पे कि जो S1 है, S1 यानी कि जो मालिक है स्टेट 1, उसका स्टेट 2 पर पूरा नियंत्रण है,
पूरा नियंत्रण। यानी कि जब कोई बाहरी राज्य किसी राज्य को कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर ले, उसका व्यापार, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य सब कुछ खुद ही कंट्रोल करने लगे, तो वैसी स्थिति को कहते हैं कि वो किसी का क्या बन गया है, उपनिवेश बन गया है, गुलाम बन गया है। तो इसको बोलेंगे औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, तो औपनिवेशिक राज्य कौन कहलाता है, जिस पर किसी का आधिपत्य हो जाता है, जिस पर किसी का कंट्रोल हो जाता है। तो S1 जो है वो क्या है, S1 ने S2 को क्या कर लिया जी, तो गुलाम बना लिया। ठीक है, और उसके सारे चीज को कंट्रोल कर रहे थे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलोनिकल जो है सो स्टेट। ठीक है, दूसरा है संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, अब संरक्षित राज्य में क्या होता है, तो संरक्षित राज्य में आप देखिएगा प्रोटेक्टोरेट स्टेट में कि इसमें जैसे कि जो S1 है, तो S1 कौन है, तो मालिक है। तो अब S1 जो है वो S2 के कुछ मामले को कंट्रोल करेगा और कुछ मामले में उसको स्वतंत्र छोड़ देगा। वैसी स्थिति को कहते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, संरक्षित राज्य। जैसे कि अब S1 कहेगा, S1 कि हम S2 को क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी रक्षा करेंगे। तो रक्षा करेंगे तो कहेगा कि तुम अपना आंतरिक काम अपने करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाहर का जो काम है वो हम करेंगे। ठीक है, जो है तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट में क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, बोलता है कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तो तुम अपना अंदर का काम अपने हिसाब से करो, तुम्हारा बाहर, जैसे कि तुम्हारा रक्षा का जो मामला होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे, यानी कि जो मालिक है वो देखेगा। तुम्हारा जो संचार का मामला होगा वो हम देखेंगे, तुम्हारा जो वैदेशिक संबंध होगा, बाहर के देशों के साथ संबंध, वो हम देखेंगे। यानी कि जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता है उसके बाहर के जितने जो एरियाज होते हैं उसका सारा जो काम है वो मालिक देखता है, यानी कि जो संरक्षण दे रहा है वो देखता है, और S2 जो है वो अपना अंदर का काम करता है। तो समझिएगा कि उपनिवेशिक राज्य में क्या हो रहा है, S1 का S2 पर कंट्रोल है पूरा तरीके से, लेकिन संरक्षित राज्य में प्रोटेक्टोरेट स्टेट में S1 का S2 पर नियंत्रण जरूर है, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं है। इसमें क्या है, तो उसके बाहर के कार्यों पर S1 का नियंत्रण है, अंदर का कार्य वो अपने कर रहा है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं तो आप बेहतर समझेंगे। सिक्किम जो आज वर्तमान में भारत का एक राज्य है, यह सिक्किम 1975 में राज्य बना। उससे पहले भारत के राज्य के रूप में शामिल नहीं था। तो उससे पहले भारत सरकार ने उसको एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया था, संरक्षित राज्य का। भारत सरकार ने संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था उसको, ठीक है, और उसके तहत उसको भारत में शामिल किए हुए थे। तो वो अपना इंटरनल काम खुद ही देखता था, उसको एक्सटर्नल सपोर्ट भारत सरकार करती थी। लेकिन बाद में वहां की जो जनता थी, उस जनता ने कहा कि नहीं, हम कंप्लीट जो है वो भारत के साथ शामिल होना चाह रहे हैं, हम प्रोटेक्टोरेट नहीं बनेंगे। तो फिर जो है सो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पास किया गया और उसके द्वारा सिक्किम को पूर्णतः भारत का राज्य बना लिया गया और आज सिक्किम भारत का एक राज्य है। ठीक है, पहले क्या था, 1975 से पहले तो एक संरक्षित राज्य के रूप में था भारत सरकार के साथ। ठीक है, जिसमें कि क्या था, इसका इंटरनल काम ये खुद करता था, इसका एक्सटर्नल काम भारत सरकार करती थी। तो संरक्षित राज्य में क्या होता है, S1 का S2 पर कंट्रोल होता है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में जो S2 है वो अपने काम करता है। क्लियर है? तो आई थिंक ये संरक्षित राज्य समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल सिक्किम ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत ने इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया था एक टाइम पे, लेकिन आज ये कंप्लीट रूप से भारत का राज्य है। ठीक है, अब डोमिनियन, देखिए डोमिनियन क्या होता है। तो आपसे फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भारत कभी डोमिनियन रहा है? और ये हिस्ट्री में खूब चर्चा, आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, उससे पहले का जो है सो 1928 का नेहरू रिपोर्ट। इन सभी रिपोर्ट्स में, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने जो तैयार किया था 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत को भैया अगर आप अभी स्वतंत्र नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम डोमिनियन स्टेटस दे दो। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। तो भाई ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या भारत कभी डोमिनियन रहा था, तो आप कहेंगे कि हां रहा था, लेकिन कब रहा था? तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि भारत कब से कब तक डोमिनियन रहा था। और किसका डोमिनियन रहा था? तो ब्रिटेन का डोमिनियन रहा था। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत जब आजाद हो गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक,
ध्यान रखिएगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो है भारत ब्रिटेन का डोमिनियन रहा था। ठीक है, भारत ब्रिटेन का डोमिनियन रहा था। अब ये डोमिनियन होता क्या है, ठीक है, इसकी मांग क्यों हो रही थी और ये क्या होता है, और भारत ये, अब आप तो सुनते हैं कि भारत तो आजाद हो गया 15 अगस्त में सरकार, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, भारत डोमिनियन था। ठीक है, और डोमिनियन कब से कब तक था, तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन रहा। मित्रों बढ़िया से समझिएगा, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, खासकर जब लिखिएगा, खासकर जब सवाल जवाब करिएगा इंटरव्यू में, तो वहां पे इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं और आपको तार्किक उत्तर देना होगा। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संविधान लागू होने की तिथि तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन था। अब देखिए यहां पर भारत क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1757 से टिल इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी तक, जब तक आजादी नहीं मिली थी तब तक भारत क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था, और आजादी के बाद और संविधान लागू होने तक भारत क्या हुआ, ब्रिटेन का डोमिनियन हो गया। ठीक है, अब डोमिनियन में क्या होता है, तो इसको ऐसे समझिए कि डोमिनियन में कोई खास बात होती नहीं है। ठीक है, डोमिनियन का मतलब मान के चलिए कि स्वतंत्रता ही होता है, लेकिन स्वतंत्रता जैसी चीजें नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप डोमिनियन बन गए किसी के तो आप स्वतंत्र ही हैं, आप सब कुछ जो है आप अपने हिसाब से करिएगा, बाहर की शक्ति कोई कंट्रोल नहीं करेगी, किसी प्रकार का आप पर कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि स्वतंत्रता जैसा ही होगा लेकिन स्वतंत्रता नहीं होगा। अब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि सिंबॉलिक रूप से आपका हेड वही होगा जिसके आप गुलाम रहे थे। मतलब कि भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हो गया तो उसके बाद भारत में जो कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे थे उस डिसीजंस पे अंतिम मोहर कहीं ना कहीं किसका लग रहा था, ब्रिटेन के राजा का लग रहा था। क्यों, क्योंकि हम जो है निर्णय हम ही ले रहे थे, निर्णय ब्रिटेन नहीं ले रहा था, निर्णय हमारी ही कैबिनेट ले रही थी, और हमारे कैबिनेट के सलाह पर वहां का जो जॉर्ज 6 था उस टाइम पर, वहां पर जो है सो अध्यक्ष, ठीक है, वो मैं यही बोल रहा हूं कि यहां डोमिनियन का मतलब यही है कि आप जो है वो क्या है, तो स्वतंत्र ही है लेकिन सिंबॉलिक रूप से, यानी कि नाम मात्र का आपका प्रमुख कोई और है। ठीक है, तो इस बीच में नाम मात्र का हमारा जो प्रमुख था ना, वो ब्रिटेन का महाराजा था, ब्रिटेन का राजा था। ठीक है, इसलिए निर्णय सब हम ही ले रहे थे, निर्णय में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सारा निर्णय हम ही ले रहे थे और हम ही उसको सलाह दे रहे थे, तो वो ऐसे कर रहा था। यानी 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए थे लेकिन सिंबॉलिक रूप से नाम मात्र का हमारा जो मुखिया था, हमारा जो मालिक था, वो कौन रह गया था, वो रह गया था ब्रिटेन, नाम मात्र का, यानी कुछ करता नहीं था लेकिन सिंबॉलिक रूप से वो था। तो ऐसी स्थिति जब आप स्वतंत्र हो जाएं लेकिन फिर भी नाम मात्र का आप पर किसी का नियंत्रण हो, नाम मात्र का, इस पे ध्यान दीजिएगा, नाम मात्र का नियंत्रण हो, तो वैसी स्थिति को कहते हैं कि आप डोमिनियन हैं। ठीक है, डोमिनियन है। यानी अब देखिए यहां S1 जो है मालिक है और S2 पे पूरा कंट्रोल है, सब यही S1 डिसाइड कर रहा है, तो ये क्या है, कॉलोनिकल स्टेट है। यहां पर S1 क्या है, S2 के कुछ मामले को कंट्रोल में रखा हुआ है, कुछ मामले में S2 स्वतंत्र है, तो ये क्या है, तो यहां पर इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट कह रहे हैं। और यहां पर क्या है, तो यहां पे समझिए, यहां पर S1 से S2 पूर्णतः आजाद है। ठीक है, लेकिन नाम मात्र का जो हेड है वो S1 ही है, नाम मात्र का, यानी कि नाम के लिए हेड S1 ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपना काम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डोमिनियन आप समझ रहे होंगे। तो भारत 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक रहा था। अब ये डोमिनियन वाली बात कहां लिखी हुई थी ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारत जो आजाद हुआ ना, तो उसके लिए ब्रिटेन ने अपने पार्लियामेंट में कानून पास किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में यह बात लिखी हुई थी कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन आजाद हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें एक बात यह भी लिखा था कि भारत जब अपना संविधान बना करके लागू कर लेगा तो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यहां इसीलिए मैंने कहा कि 15 अगस्त संविधान लागू होने की तिथि तक
26 जनवरी 1950 तक। जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो डोमिनियन का स्टेटस हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद से हम एकदम पूर्णतः स्वतंत्र राज्य जो है सो हो गए थे। क्लियर है? तो ये डोमिनियन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है संप्रभु राज्य, सोवर्निटी। तो संप्रभु राज्य में आपको बताया कि सोवर्निटी का क्या, संप्रभु राज्य का मतलब क्या है कि वैसा राज्य जिसके पास आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता दोनों हो, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो। यानी कि यहां पर क्या होगा कि S1 से S2 कंप्लीट स्वतंत्र, किसी नाम मात्र वाली भी बात नहीं रह जाएगी। तो वैसी स्थिति को कहते हैं संप्रभु राज्य, सोवर्निटी स्टेट। ठीक है? तो भारत संप्रभु राज्य कब बना जी? तो भारत बना 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखिएगा कि भारत संप्रभु राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हो गया तब। तो भारत 1757 से 1927 तक औपनिवेशिक राज्य था और 1947 से 1950 तक डोमिनियन स्टेट था, डोमिनियन राज्य था, और उसके बाद से संप्रभु राज्य है। और आज हम संप्रभु राज्य हैं। और संप्रभु राज्य का मतलब ही है कि हम अंदर पूर्णतः सबसे ऊपर है भारत, और बाहर जो है कोई भी देश का भारत पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 से भारत क्या हो गया? संप्रभु राज्य, और भारत हो गया गणतंत्र। अगला एक और मैं इसके बाद वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ कोई देश कैसे बढ़ता है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि ये भारत 26 जनवरी 1950 से संप्रभु राज्य बन गया और उसी दिन से गणतंत्र भी बन गया। तो ये गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इन सभी चीजों में क्या डिफरेंसेस है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां पे कुछ और बची हुई बात को थोड़ा समझ लीजिए कि अब 1947 से 1950 तक की भारत की यात्रा। तो अब देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था जी? आप लोग बता ही सकते हैं। तो पहले क्या था? तो उपनिवेश था, यानी कि कॉलोनी था। किसका? तो ब्रिटेन का। अब उसके बाद आपको पता है कि भारत जब आजाद हो रहा था उससे पहले से ही भारत में संविधान निर्माण का प्रोग्राम चल रहा था, जिसको कर रहा था कौन? कैबिनेट मिशन। ठीक है? कैबिनेट मिशन जो था उसके तहत संविधान निर्माण का काम चल रहा था। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, निर्माण हो गया था नवंबर 1946 में। संविधान सभा बन गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है? और इसने वर्क करना शुरू कर दिया दिसंबर 1946 से। आपको पता है आपसे कि पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। तो दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है? उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का काम पूरा हो गया था जी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। और ये बात भी बताएंगे अगले वीडियो में, एकदम याद करिएगा, खूब बढ़िया से समझाएंगे कि क्यों लागू हुआ, उसके पीछे की ब्रिटेन की क्या कहानी थी। भारत की कहानी तो थी, ब्रिटेन की क्या कहानी थी कि ब्रिटेन की कहानी की वजह से टाइम एक्सटेंड किया गया। तो उन सभी बात को बताऊंगा। तो यहां पे देखिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये गैप क्यों लिया गया? ये गैप क्यों लिया गया ये मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। यहां तक इतना समझ लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत क्या हो गया? गणतंत्र। इसी दिन भारत क्या हो गया जी? रिपब्लिक हो गया। इससे पहले भारत रिपब्लिक नहीं था। तो ऐसा क्या चीज हो गई कि भारत रिपब्लिक हो गया, ये मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से अगले चीज में। ठीक है? तो अगले वीडियो में यहां पर एक चीज और जो है इंपॉर्टेंट वो समझ लीजिए कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसी एक्ट के तहत इंडिया जो है सो आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हो रहा था उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली, और उस समय लेबर पार्टी की वहां पे सरकार थी। लेबर पार्टी ने एक कानून बनाया और कानून में क्या कहा गया? ब्रिटिश शासन की समाप्ति। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है? कब? 15 अगस्त से ही भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त। ठीक है? वायसराय समाप्त। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया था और महारानी के हाथों में शासन चला गया था। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे इस बात को कि वो क्या बात था। यहां पर सीधा समझिए कि वहां पर 1857 के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। और कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय भी था, क्योंकि 1858 में महारानी का उद्घोषणा पत्र आया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, और वायसराय जो था वो महारानी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, ठीक है। तो पहला वायसराय भी था जो वो लॉर्ड कैनिंग था इंडिया का, ठीक है। तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया जी, ठीक है, किससे? 1947 के एक्ट से, क्योंकि अब तो हम गुलाम रहे नहीं, तो ब्रिटिश शासन समाप्त और वायसराय का पद भी समाप्त। और भारत के कैबिनेट के सलाह पर इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डोमिनियन होंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो आजाद हुआ था वो भी एक डोमिनियन था, और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, वो भी एक डोमिनियन था। तो मैंने कहा था ना कि डोमिनियन में क्या होता है, S1 का S2 पर सिंबॉलिक नाम मात्र का नियंत्रण होता है, ठीक है। यानी कि डिसीजन तो सब हम लोग ही ले रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ की जो कैबिनेट थी वो उसके सलाह पर ब्रिटेन का जो सम्राट था वो कुछ डिसीजंस ले रहा था। माना हमारा सलाह उसके लिए बाध्यकारी था, वो अपना कोई बात नहीं कर सकता, हमारा ही बात उसको मानना था, लेकिन वो सिंबॉलिक रूप से हमारा प्रमुख था, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें जो थी वो इस एक्ट में लिखी हुई थी। इसमें और भी कुछ बातें थी, तो अभी मेरा पर्पस था कि मैं आपको राज्यों की प्रकृति समझा दूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा राजतंत्र से गणतंत्र की यात्रा कैसे होती है, कैसे कोई राज्य राजतंत्र होता है, फिर वो कैसे मिश्रित राजतंत्र में होता है, फिर कोई किसे गणतंत्र बनता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट में है। मैं अगले क्लास में आऊंगा। मित्रों, यहां तक सारी बातें समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।